नमस्कार स्टूडेंट, आज अपन लेसन नंबर 5 प्रश्न रसायन में रासायनिक अधिशोषण समतापी आरेख पढ़ रहे हैं। इसका कुछ भाग अपन ने कल पढ़ लिया था, जिसमें ये पढ़ा था x अपॉन m, जिसको कहेंगे अधिशोषित गैस की मात्रा और P का मतलब है दाब और T स्थिर है। तो अपन ये समझ रहे इसकी परिभाषा, रासायनिक अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं। अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के बीच स्थिर ताप पर बनाए गए आरेख अधिशोषण समतापी आरेख कहलाते हैं। इसके लिए अपन आरेख प्राप्त करें तो आरेख इस प्रकार से प्राप्त होगा। यह आरेख है, यहां पर ले रहे हैं x अपॉन m, इधर ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं P। एक अक्ष पर अपन ने दाब लिया, दूसरी अक्ष पर अपन ने x अपॉन m लिया। तो ये जो आरेख है इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहां ये प्राप्त होगा अपन को PS का मतलब है संतृप्ति दाब। PS का मतलब है संतृप्ति दाब। तो यहां पर इस आरेख के 3 भाग प्राप्त करते हैं, 1, 2 और ये जो आरेख है और इसका ये तीसरा भाग है। तो यहां पर हम इसको बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर B और बिंदु नंबर C से डिनोट कर सकते हैं। तो यहां तीनों बिंदुओं की अपन बात करें, A का मतलब यह है निम्न दाब की अपन बात करें तो ये होता है x अपॉन m समानुपाती P की घात 1 और x अपॉन m बराबर हो गया Kp 1। यहां जो K है वो एक स्थिरांक राशि है। निम्न दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। दाब बढ़ाएंगे, अधिशोषित गैस की मात्रा बढ़ेगी। दाब के ऊपर जो घातांक है वो 1 है। ये अपन समझे हैं निम्न दाब पर। अब अपन बात करें दूसरा बिंदु उच्च दाब पर। उच्च दाब की अपन बात करें तो ये होगा x अपॉन m समानुपाती P की घात 0 और x अपॉन m बराबर हो जाएगा Kp 0। चूंकि जब P की घात 0 है तो उसका मान आ जाएगा बेटा 1, तो x अपॉन m बराबर आ जाएगा K। ये अपन उच्च दाब की अपन बात कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है जब दाब बहुत अधिक रखेंगे वो दाब PS संतृप्ति दाब से अधिक होगा, उस समय अधिशोषित गैस की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। अर्थात अधिशोषित गैस की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। दाब कितना भी कर दे, अधिशोषित गैस की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन ने उच्च दाब की अपन ने बात की है। इसका तीसरा बिंदु अपन समझ रहे हैं, वो है मध्यम दाब पर। तो मध्यम दाब पर अपन को समीकरण प्राप्त होता है x अपॉन m समानुपाती P की घात 1/n। x अपॉन m बराबर Kp 1/n। ये अपन को समीकरण प्राप्त हुआ है। अर्थात जब दाब को मध्यम रखा जाता है, न तो कम न अधिक, उस समय अधिशोषित गैस की मात्रा
दाब के किसी घातांक पर निर्भर करती है। यहाँ n का जो मान है वो 0 से 1 के मध्य है। n का जो मान है 0 से 1 के मध्य है, 0 से कम नहीं है और 1 से अधिक नहीं है। तो अपन इस प्रकार समझ रहे हैं, ये जो समीकरण अपन को प्राप्त हुई है ये है फैंडलिंग अधिशोषण समतापी समीकरण। तो परीक्षा में आरेख भी पूछा जाता है, तो आरेख अपन इसको बनाएंगे दाब और अधिशोषित गैस की मात्रा। तो इसके जो 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु तो मैंने आपको समझने के लिए बताया है, और वैसे अपन जो आरेख बनाएंगे वो इस प्रकार बना देंगे। ये आरेख, ये इसका संपर्क बिंदु है। तो इस आरेख के अपन ने 3 टुकड़े किए थे, एक निम्न दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, उच्च दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है। चाहे दाब आप बढ़ाएं, कितना भी बढ़ा दें, अधिशोषित गैस की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मध्यम दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के किसी घातांक पर निर्भर करती है। तो घातांक का मान है 1/n। तो n का जो मान है वो 0 से 1 के बीच है। यहाँ n तथा k दोनों स्थिरांक हैं, n भी स्थिरांक है और k भी स्थिरांक है। ये जो समीकरण अपन को तीसरे बिंदु की जो समीकरण प्राप्त हुई है ये है फैंडलिंग अधिशोषण समतापी। यदि समीकरण का अपन क्या लेंगे लॉग, इस समीकरण का जब अपन लॉग लेते हैं तो प्राप्त होता है लॉग x/n बराबर log k प्लस 1/n log p। ये अपन को समीकरण प्राप्त हुई है। तो फैंडलिंग अधिशोषण समतापी की जो समीकरण है वो अपन इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों समीकरण मान्य होती है। तो अपन ने आरेख समझा, आरेख समझने के बाद में समीकरण प्राप्त किया और समीकरण के बाद में अपन ने उसको लघु गुणक लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस समीकरण के लिए एक आरेख बना रहे हैं। इधर तो अपन ले रहे हैं log p, इधर ले रहे हैं अपन log x/n। तो ये आरेख अपन को प्राप्त होता है। ये इस आरेख का जो अंतःखंड है ये प्राप्त होता है log k। ये आरेख इस प्रकार का है। तो अपन log x/n और log p के बीच आरेख प्राप्त करते हैं तो एक सरल रेखा का अपन को आरेख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपन ने पहला बिंदु अधिशोषण समतापी आरेख एवं उसका समीकरण प्राप्त किया। अब अपन ये समझ रहे हैं अधिशोषण के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग इसका मतलब है अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो अपन कहां कहां उपयोग करेंगे। नंबर 1 गैस मास्क, गैस मास्क। देखिए विभिन्न सड़क पर या फिर कारखानों में या कोयले के खानों में जहरीली गैसें होती है, धूल के कण होते हैं, उस समय अपन को मास्क का उपयोग करना चाहिए। तो मास्क में चारकोल लगा हुआ होता है। चारकोल ये क्या करता है, जहरीली गैस, धूल मिट्टी के कण आदि को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे जो श्वसन अपन लेते हैं उसमें शुद्ध वायु प्रवेश करती है फेफड़ों में। तो किसी प्रकार की अपन को परेशानी नहीं होती है, नुकसान नहीं होता है। तो
तो गैस मास्क में चारकोल का अपन उपयोग करते हैं। दूसरा बिंदु है कपड़ों की रंगाई में। तो कपड़ों की जो रंगाई है उस समय उसमें फिटकरी का उपयोग करते हैं। फिटकरी का उपयोग करते हैं। ये फिटकरी क्या करती है? ये अधिशोषक का कार्य करती है। जब किसी कपड़े को रंजक के विलयन में डुबोया जाता है तो ये रंजक के कणों को अधिशोषित कर लेती है। तो इस प्रकार कपड़ों की रंगाई में अपन फिटकरी का उपयोग करेंगे। नमी को हटाने में तो नमी को हटाने में अपन काम में लेंगे सिलिका जेल। किसी भी पात्र या किसी क्षेत्र विशेष से अपन को नमी हटानी है। नमी का मतलब है जल की गैस। तो नमी को हटाने के लिए अपन वहां सिलिका जेल रख लेंगे और सिलिका जेल जितनी भी नमी है उसको क्या कर लेगा? अधिशोषित कर लेगा। चौथा बिंदु अपन समझ रहे हैं रंगीन अशुद्धियों के पृथक्करण में तो रंगीन अशुद्धियों के पृथक्करण में अपन काम में लेंगे चारकोल काम में लेंगे। देखिए चारकोल होता है, इसको जानकर चारकोल भी कह सकते हैं। कोई भी तेल है, शर्करा का शुद्ध विलयन है, उसमें विभिन्न कलर की अशुद्धियां होती है। तो विभिन्न कलर की अशुद्धियों को हटाने के लिए अपन उसको जानतक चारकोल की परतों से गुजारेंगे। तो जानतक चारकोल की जब परतों से गुजारेंगे तो जितनी भी रंगीन अशुद्धियां हैं वो क्या है? पृथक हो जाएंगे। तो रंगीन अशुद्धियों को चारकोल अधिशोषित कर लेगा और विलयन है वो शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार अपन चीनी है या कोई तेल है उसको साफ करने के लिए जानतक चारकोल का अपन उपयोग करते हैं। पांचवा बिंदु है इसका विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब ये होता है जिसमें क्रियाफल एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था भिन्न हो। जैसे अपन बात करेंगे अमोनिया निर्माण के लिए नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और उत्पाद जो बढ़ रहा है अमोनिया की गैस है। तो इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है लोहा, और लोहा भी ठोस अवस्था में काम में लिया जाता है। तो यहां पर ये समझ रहे हैं अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था भिन्न होती है। तो यहां जो अभिक्रिया हो रही है लोहा उत्प्रेरक का जो कार्य कर रहा है वो अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। आगे अपन बिंदु समझे उच्च निर्वात उत्पन्न करने में यदि अपन किसी भी पात्र की या किसी स्थान विशेष को या किसी छोटी नली को वायु रहित करना है, निर्वात उत्पन्न करना है, उसमें जो वायु उपस्थित है उसे हटाना है। तो हटाने के लिए अपन चारकोल का उपयोग करेंगे। ये चारकोल क्या करता है? उस पात्र की वायु को अधिशोषित कर लेता है और पात्र क्या हो जाता है? वायु रहित हो जाता है, निर्वात उत्पन्न हो जाता है उसमें। नंबर 7 में हम बात करें वर्ण लेख विधि में। वर्ण लेख की विधि में
इसको बोलेंगे अपन क्रोमेटोग्राफी विधि। तो क्रोमेटोग्राफी विधि है, उसमें अलग अलग कलर की अशुद्धियां हैं, अलग अलग कलर मिले हुए हैं, उनको हटाने के लिए अपन एक अधिशोषक का उपयोग करेंगे। तो अधिशोषक के रूप में सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल का उपयोग करते हैं। तो ये जो विधि है ये भी अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका 8वां बिंदु अपन समझ रहे हैं, आयन विनिमय, रेजिन विधि। तो आयन विनिमय रेजिन विधि है, इसके द्वारा अपन कठोर जल को मृदु जल बनाते हैं। इसमें 2 रेजिन होते हैं, एक धनायन विनिमय रेजिन, वो धनायनों को अलग करता है। धनायनों को जैसे Mg+2, Ca+2 आदि आयन होते हैं जो कठोर जल के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो अपन ये समझ रहे हैं, कठोर जल को मृदु जल निर्माण के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसका नाम है आयन विनिमय रेजिन विधि। ये जो विधि है ये भी अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रकार अपन ने गैस मास्क में चारकोल का उपयोग किया, कपड़ों की रंगाई में फिटकरी का उपयोग किया, किसी पात्र की नमी को हटाने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया, रंगीन अशुद्धियों को हटाने के लिए चारकोल का उपयोग किया, विषमांगी जो उत्प्रेरण की जो क्रिया है उसमें भी अधिशोषण की एक प्रक्रिया का उपयोग होता है। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में चारकोल का उपयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी विधि में यह क्रोमेटोग्राफी विधि अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आयन विनिमय रेजिन विधि, जिसे अपन कहेंगे कठोर जल को मृदु जल बनाने में भी अधिशोषण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अधिशोषण की प्रक्रिया में अशुद्ध पदार्थ, गैस, अवांछित पदार्थ को किसी ठोस की सतह पर एकत्रित किया जाता है ताकि शुद्ध पदार्थ पृथक हो सके। इस प्रकार अपन ने रासायनिक अधिशोषण क्षमता की समीकरण और अधिशोषण के कुछ अनुप्रयोग पढ़े हैं। यह अनुप्रयोग अक्सर छोटे प्रश्नों के रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रत्येक अनुप्रयोग को अच्छे से अपन को याद रखना है। जो भी कार्य आपको लेसन नंबर 5 में HW के रूप में या होमवर्क के रूप में दिया जाता है उसे आप नियमित रूप से करते रहें। आज के लिए इतना ही, कल अपन इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।